जी सरकार के 2 साल मोदी जी के 2 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में हम लोग विकास पर्व मना रहे हैं और कल जिसका शुभारंभ माननीय मोदी जी ने सहारनपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करके किया। उसी क्रम में आज आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह सरकार की उपलब्धियों के बारे में जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि वो प्रेस वार्ता को शुरू करें। मित्रों, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। 26 मई को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलती है, उसके 2 साल समाप्त हुए हैं और कल से 15 दिन तक विकास पर्व के नाम से हम 2 साल में सरकार ने जो कामकाज किया है उसको लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें होती है, जहां जहां विधायक चुनकर आते हैं, जहां जहां सांसद चुनकर आते हैं, शुरू से एक परंपरा रही है कि जनादेश का हिसाब जनता को देना, और वही परंपरा का निर्वहन ये विकास पर्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। ये पूरे विकास पर्व के अंदर 200 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, युवा सम्मेलन, किसान सम्मेलन, बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत, कई प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है। 30 टीमें बनाई गई हैं जिसमें संगठन और सरकार के प्रतिनिधि हैं। सारे प्रमुख नेता, सारे प्रमुख मंत्री हमारे लोगों के बीच में जाने वाले हैं। रात्रि निवास भी वहीं पर करेंगे और सारे सांसद भी अपने मत क्षेत्र की हर विधानसभा के अंदर एक रात्रि निवास करेंगे और सारे विधायक अपने मत क्षेत्र के सभी ब्लॉक के अंदर रात्रि निवास कर लोगों से संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे। एक बहुत व्यापक मात्रा में जनसंपर्क का अभियान विकास पर्व के माध्यम से चलने वाला है। मोदी जी भी कल सहारनपुर थे, आज शिलोंग है, ओडिशा भी उनकी रैली है, कर्नाटक में भी उनकी रैली है। ये 2 साल हमारी सरकार ने जो समाप्त किए हैं, वो 2 साल के बाद आज ये कहने में पार्टी अध्यक्ष के नाते मुझे जरा भी झिझक नहीं है कि हमने एक निर्णायक सरकार देश को देने का काम किया है। जो सरकार फैसले करती है, जो सरकार नीतियां बनाती है और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नीतियों का क्रियान्वयन भी कराती है, इस प्रकार की एक निर्णायक सरकार देश में बहुत लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के रूप में देश को मिली है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल के यूपीए के शासन के बाद 10 साल के अंदर जो घपले, घोटालों का, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उसकी जगह हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार विहीन सरकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2 साल के अंदर हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सके। जनता की समस्या को, चाहे वो दीर्घकालीन हो, चाहे वो तत्कालीन किसी बात से उत्पन्न हुई हो, उसको इमीडिएट
रिस्पॉन्स करने में सरकार ने ये 2 साल में तत्परता दिखाई है। इसका ताजा उदाहरण नीट का अध्यादेश है। इस प्रकार की कई समस्याओं की सरकार ने एड्रेस किया है और उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम भी किया है। गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, उसके दीर्घकालीन आयोजन से उस समस्याओं के निवारण के लिए काफी अच्छी पहल मोदी सरकार ने की है। मित्रों, 2 साल के बाद इतना निश्चित कह सकते हैं कि अटल जी की जब सरकार थी तब एक नारा लगा था और दुनिया इसको मानती थी कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है, और यूपीए 1 और यूपीए 2 ने ये हालत कर दी थी कि भारत की विकास की गाथा समाप्त हो गई है, ऐसी दुनिया मानने लगी। 2 साल के बाद आज पूरा देश विश्वास के साथ कह सकता है और पूरी दुनिया मानती है कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है। इस तरह का एक निर्णायक काम करने का परफॉर्मेंस नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये सरकार आजादी के बाद कई सरकारें शहरों का विकास करें या गांवों का, इससे द्वंद में फंसी रही। आर्थिक नीति का आधार क्या होगा, रिफॉर्म्स होगा या जन कल्याण होगा, ये द्वंद में फंसी रही। सरकार कौन चलाएगा, राजनीतिक नेतृत्व चलाएगा, ब्यूरोक्रेट चलाएंगे, वो द्वंद में फंसती रही। रक्षा नीति और विदेश नीति के बीच में हमेशा द्वंद चला रहा। ऐसे कई प्रकार के द्वंद को कुशलता से समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और जिसको कह सकते हैं एक बैलेंस प्रकार का अप्रोच लेकर एक सर्वस्पर्शीय विकास देश को अनुभव कराने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं। बहुत लंबी तो बात नहीं हो पाएगी, मगर कुछ बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जनधन योजना के माध्यम से करीब करीब 21 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खुले हैं। 36,000 करोड़ से ज्यादा रुपया अंदर डिपॉजिट रहता है और 17 करोड़ से ज्यादा रूपी कार्ड इश्यू करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम सब ने वीजा कार्ड सुना था, स्मार्ट कार्ड सुना था, मगर 17 करोड़ को रूपी कार्ड ने क्रॉस कर दिया। मैं मानता हूं शायद प्रेस के इतने सारे मित्रों के लिए ही समाचार होंगे। मुद्रा योजना के माध्यम से लगभग 3.5 करोड़ लोगों को छोटे छोटे रोजगारों के लिए लोन देने का काम किया है और 1,37,000 करोड़ रुपए का लोन का डिसबर्समेंट का काम समाप्त हो चुका है। ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से 18,500 गांवों का अंधेरा समाप्त करने का एक अभियान लिया गया है और काफी आगे, समय से आगे ये अभियान हमारा चल रहा है। जन सुरक्षा योजनाएं भी गरीब से गरीब व्यक्ति को अपने परिवार को सुरक्षित करने में मदद कर रही है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो भ्रष्टाचार से 14,000 करोड़ रुपया बचाया, जो गिव इट अप के माध्यम से संपन्न लोगों ने त्याग किया सब्सिडी का, और भारत सरकार ने अपने खजाने में से रुपया डालकर करीब करीब 6 करोड़ लोगों को 2019 तक उनके घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास कर लगभग 3 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य है और समय से वो लक्ष्य आगे चल रहा है। किसानों के लिए भी एक अनूठे प्रकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर ये सरकार आई है। जो पहले फसल बीमा योजनाएं थी उसमें जितने भी किसानों को परेशानी करने वाले बिंदु थे वो सभी को निरस्त करके एक कह सकते सर्वांग संपूर्ण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर मोदी सरकार आई है। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से करीब 14 करोड़ किसानों के खेत के अंदर जो जमीन की प्रत है वो कैसी है, किस प्रकार का क्रॉप अंदर हो सकता है, कितना खाद चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिए और कितना पानी चाहिए, इसकी वैज्ञानिक जानकारी किसानों को देने का एक लक्ष्य रखा है।
और लगभग 1,80,00,000 से ज्यादा लोगों को देने का काम समाप्त हो चुका है। प्रयोगशालाओं के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर जो कृषि विकास के लिए प्रयोग होते थे वो लेबोरेटरी तक सीमित थे। लैब को लैंड के तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से सब्सिडाइज्ड यूरिया की चोरी और उसमें जो भ्रष्टाचार होता था उसको रोकने में सरकार ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है और इसी के कारण आज देश भर में किसानों को जितना यूरिया चाहिए उतना यूरिया उपलब्ध हुआ है। उत्तर भारत में शायद पहली ही रबी की फसल ऐसी गई होगी जिसमें लाठियां न भांजी गई हो यूरिया के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से भी सूखे प्रभावित इलाकों में पानी की हर बूंद का उपयोग कैसे हो इसकी डिटेल योजना बनाई है। गोकुल मिशन के माध्यम से पशुपालन के लिए भी बहुत अच्छा काम हुआ है। सूखा और बाढ़ के समय में सहायता के सारे पैरामीटर्स को चेंज कर किसानों के साथ खड़ी रहे सरकार। इस प्रकार की एक अच्छी नीति लेकर सरकार आई है और ई मंडी के माध्यम से किसान को अपनी उपज के दाम ठीक से मिल पाए इसकी भी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। स्टैंड अप, स्टार्टअप, स्किल इंडिया और मुद्रा बैंक ये चारों का एक संपुट बनाकर बेरोजगारी को एड्रेस करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और पहली बार कोई सरकार ने साहस किया है कि बेरोजगारी दूर करने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, बेरोजगारी स्वरोजगारी से भी दूर हो सकती है और इसके लिए प्लानिंग कर स्टैंड अप, स्टार्टअप, स्किल इंडिया और मुद्रा बैंक योजना का एक संपुट लोगों के सामने रखा है और ये चारों योजनाओं के माध्यम से करीब आज तक 5 करोड़ लोग अपने स्वरोजगार को शुरू कर पाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की बहुत बड़ी सिद्धि है। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अपना जीडीपी चीन से भी आगे रहा है। आईएमएफ भारत के अर्थतंत्र के लिए काफी आशावादी है। महंगाई बाय एंड लार्ज काबू में रही है। विदेशी मुद्रा का भंडार आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं पर रहा है तो यहीं पर रहा है। विदेशी निवेश 42% बढ़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12 अंकों की छलांग लगाने का काम एक ही साल के अंदर हुआ है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है। मित्रों, भ्रष्टाचार के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार कर बहुत कटौती करने का काम किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, मगर मैं कुछ बात स्पेक्ट्रम की नीलामी, कोयला ब्लॉक की नीलामी, खनिज की खदानों की नीलामी और एफएम रेडियो की पारदर्शी नीलामी से भ्रष्टाचार को कैसे काबू में किया जा सकता है इसका हमने एक अच्छा उदाहरण दिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन, सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन, सबसे ज्यादा परिवहन के लिए लाइन डालने का काम इसी 2 साल में हुआ है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा तीनों क्षेत्रों में प्रगति ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने की है। एलईडी बल्ब के माध्यम से गरीब व्यक्ति के घर में बिल को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान उठाया गया है और 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इसका फायदा मिला है। रेलवे के अंदर भी आमूलचूल परिवर्तन किया है। 16 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से राजमार्ग बन रहे हैं। सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से देश के उद्योग को गति देने का काम चला है और लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश बंदरों के लिए इस सरकार के आने के बाद आया है। राष्ट्रीय जल मार्ग की शुरुआत हुई है। गंगा और ब्रह्मपुत्र में 2 राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने का काम शुरू हो चुका है और 106 और जल मार्गों को आइडेंटिफाई कर इसकी संभावनाओं को तराशने का काम शुरू हुआ है। वन रैंक वन पेंशन बहुत सालों से जो मांग थी इसको मोदी सरकार ने एक ही साल के अंदर समाप्त करने का काम किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मित्रों, नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान इसके माध्यम से बहुत सारी जनता की समस्याओं को जनता की हिस्सेदारी से सुलझाने के लिए एक नए प्रकार का प्रयोग लोगों के सामने हम लेके गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमामि गंगे और स्वच्छ भारत अभियान तीनों को अप्रत्याशित सफलता मिली है। प्रधानमंत्री जी की अपील पर लोग किस तरह से
जन समस्याओं को सुलझाने में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लगभग हर 15 दिन में एक नया इनिशिएटिव ये सरकार ने लिया है। बहुत लंबी सूची है, मैं इसके डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर एक ही सरकार ऐसी होगी जिसने हर 15 दिन में एक नया इनिशिएटिव लेने का काम किया है मित्रों, और इन सब का परिणाम भी दिखता है। 2015 का साल की ही बात कर दे तो 2015 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन करने का काम भारत में हुआ है। 2015 में सबसे ज्यादा इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिक्स करने का काम भारत के अंदर हुआ है। 2015 में ग्रामीण गरीबों के लिए सबसे ज्यादा गैस उपलब्ध कराने का काम आजादी के बाद 2015 में हुआ है। अब तक देश में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन आजादी के बाद 2015 में हुआ है। अब तक देश में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन आजादी के बाद 2015 में हुआ है। बंदरों पर से माल की आवाजाही का जहां तक सवाल है, आजादी के बाद सबसे ज्यादा कोई एक साल में अगर हुई है तो 2015 में हुई है। रेलवे में पूंजी की लागत का जो सवाल है, वो आजादी के बाद सबसे ज्यादा पूंजी अगर किसी एक वर्ष में लगाई गई है तो 2015 में लगाई गई। आजादी के बाद सबसे ज्यादा राजमार्ग बनाने का काम अगर कोई एक साल में हुआ है तो 2015 में हुआ है। मोटर गाड़ी का उत्पादन, कार का उत्पादन सबसे ज्यादा आजादी के बाद किसी एक साल में हुआ है तो 2015 में हुआ है। 2015 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर निर्यात का अगर काम हुआ है तो 2015 में हुआ है। मैंने जैसे कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तालिका में सबसे बड़ी छलांग भी 2015 में लगाई गई और 2015 में भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार भी अर्जित करने का काम हुआ है। और ये जो परफॉर्मेंस है उसको भी लोकसभा के चुनाव के बाद जब जब जनादेश का मौका आया तो देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर जनता ने इसको स्वीकारा है, जन समर्थन दिया है और जनादेश भी दिया है। देश में जितने भी चुनाव हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अगले चुनाव की तुलना में अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है और देश में 5 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनाने का काम हुआ है, जहां पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पहले नहीं बनी थी। तो कुल मिलाकर रक्षा नीति का सवाल हो, सेनाओं को सुसज्ज करने का सवाल हो, सेनाओं के आधुनिकीकरण का सवाल हो, एक त्वरित रिस्पॉन्सिव रक्षा नीति बॉर्डर पर देने का सवाल हो, या दुनिया में भारत की स्वीकृति आ पाए इस प्रकार की विदेश नीति नए सिरे से बनाने का सवाल हो, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो एक निर्णायक जनादेश देश की जनता ने हमें दिया था, देश के भले के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए और देश को एक पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकालने के लिए, मैं मानता हूं कि 2 साल में इस सभी कामों को अंजाम देने का हमने जो प्रयास किया है उसको सफलता मिली है और ये सभी बातें आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे, ऐसी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आप सबसे विनंती भी है। और आने वाले समय में अभी 3 साल बाकी है, 3 साल के अंदर हमें भरोसा है कि हमने जनता को जो वादे किए हैं वो सारे वादे समाप्त कर हम जनता के सामने फिर से एक बार जनादेश के लिए जाएंगे। 3 साल का समय बहुत होता है, 2 साल के समय में हमने काफी कुछ किया है, 3 साल में काफी कुछ करना बाकी है, मगर हौसला बुलंद है, मेहनत करने की तैयारी है और विजन के साथ प्लानिंग कर मेहनत करेंगे और ईश्वर कृपा है तो सफलता भी निश्चित मिलेगी, ये भरोसा है। धन्यवाद। You have told us about the achievements in the last 2 years of the Modi government. There are three more years to go for this tenure. My question to you is, what are the challenges that you have faced in these 2 years and what do they look like from now for the coming 3 years? देखिए,
जिस प्रकार का खाली खजाना यूपीए सरकार छोड़कर गई थी, जिस प्रकार से पॉलिसी पैरालिसिस छोड़कर गई थी, जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी हतोत्साह थी और जिस प्रकार से जनता में घोर निराशा व्याप्त थी, मैं मानता हूं कि 2 साल के अंदर ये सभी मोर्चों में हमने आशा का संचार करने का काम किया है और ये जो नींव 2 साल में डाली है, मुझे लगता है बाकी जितनी भी चुनौतियां हैं उसको हम फेस करने में ये हमारा जो नींव डालने का काम हुआ है वो आगे पर एक अच्छी इमारत बनाने के लिए, अच्छा इस पर मकान बनाने के लिए काम में आएगी। सुजीत जी, अरे पहले हंस लो सुजीत, तुम यार हंसे बगैर कैसे सवाल पूछते हो? पूछो, आवाज बुलंद है आपकी। नहीं, माइक दो, टीवी पर दिखाई नहीं पड़ता सुजीत ठाकुर सवाल पूछ रहे हैं। हेलो, हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि मोदी जी ने कहा था हम 5 साल के बाद जवाब देंगे जनता को, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि बीच में आप लोग जवाब दे रहे हैं? क्या जनता को महसूस नहीं हो रहा डेवलपमेंट हुआ, या फिर सियासी विरोधी जो आपके हैं जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको जवाब देने के लिए? मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा जवाब 5 साल के बाद देंगे। 5 साल के बाद हमारे कामों को लेकर जनता के सामने जाएंगे, फिर से एक बार जाएंगे। वो 5वां साल भी तो होगा, हर साल जाते हैं, 5वें साल का भी जाएंगे भैया, देवेंद्र फडणवीस 5वें साल में छोड़ नहीं देंगे। सर, 2 सवाल है मेरे। एक तो ये कि कश्मीर में मिलिटेंट अटैक को लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ या कश्मीर नीति आप लोगों की ठीक नहीं है, जिससे चलते इतना ज्यादा मिलिटेंट अटैक होता है। और दूसरा चीज ये है कि नोएडा में आजकल बजरंग दल का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है स्कूल में, क्या आपको लगता है कि वो ट्रेनिंग कैंप ठीक है? और अगर ठीक है तो इसको केंद्र सरकार के स्कूलों में सिलेबस मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कुछ गैरकानूनी है तो सरकार की जिम्मेदारी है उस पर कार्यवाही करे, अगर कुछ गैरकानूनी है तो। और जहां तक कश्मीर का सवाल है, मुझे लगता है कि इसका मुंह तोड़ जवाब भारत के सुरक्षा बलों ने दिया है और आजादी के बाद सबसे ज्यादा सफलता इसमें भी अगर मिली है तो 2 साल में ही मिली है। अमिताभ सिन्हा जी। अमित भाई, आप तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने नारा दिया है 2 साल देश का बुरा हाल, और कपिल सिब्बल मंच से चुनौती देते हैं कि प्रधानमंत्री समेत कोई भी मंत्री आकर बहस नहीं कर सकता उनके साथ 2 साल के बुरे नहीं, हाल। हम नहीं कर सकते उनसे हम नहीं कर सकते। और आपकी कांग्रेस से अपेक्षा क्या है? हमारे बखान करेगी क्या? स्वाभाविक है भैया उनका ये कहना। राजीव। Modi government in 2 years have been more friendly towards opposition parties like TMC and AIADMK than towards NDA alliance. नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत की जनता के प्रति फ्रेंडली है। विकास भदौरिया, फिर रविंदर सिंह। वेंकट जी, आता हूं मैं प्लीज। अमित जी, मेरे 2 सवाल हैं, एक सरकार से जुड़ा हुआ है, दूसरा संगठन से जुड़ा हुआ है। सरकार से जुड़ा हुआ सवाल हालांकि महुआ पूछ चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिफाइन चाह रहा हूं उसमें कि जो योजनाएं प्रधानमंत्री ने शुरू की सरकार में आने के बाद, उन योजनाओं में सबसे बेहतरीन रिजल्ट किस योजना ने दिए और कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिस मंशा से सरकार ने शुरू की थी उसमें उतनी सफलता नहीं मिली। दूसरा सवाल मेरा संगठन से जुड़ा हुआ है। कल सहारनपुर में रैली थी, राजनाथ सिंह ने वहां लोगों से अपील की कि 14 साल हो गए हैं, हमारा वनवास खत्म करिए। मेरा सवाल ये है कि आखिर अगर वनवास खत्म होगा तो राम कौन होगा? क्या बिहार का मॉडल आप फॉलो करेंगे? राम भी तय हो जाएगा, जनता ही तय कर देगी, आप चिंता मत करो। और जहां तक योजनाओं का सवाल है, देखिए ये सारी योजनाओं का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, कैबिनेट के साथ नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं और हर 15 दिन में एक बार बैठते हैं और एक एक योजना को लेकर, इसकी प्रगति को लेकर इसका हिसाब किताब लिया जाता है। इसी का कारण है कि बहुत सारी योजनाओं में प्रगति हुई है और मैं बाद में नंबर लिखाऊंगा आपको, नरेंद्र मोदी ऐप पर चले जाएंगे तो आंकड़े भी आपको तुरंत ही मालूम पड़ जाएगी कि इस योजना में कितनी प्रगति थी, लक्ष्यांक से आगे चल रहा है या पिछड़ रहा है। और पिछड़ रहा है, इसके पीछे हम दमखम से हमारी सरकार लगी हुई है और मुझे भरोसा है कि लक्ष्यांक को हम पार कर लेंगे। रविंदर जी, फिर वेंकट।
अमित जी एक इधर अमित जी हाँ पूछो। सवाल यह है कि आप हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, बार बार अपने सांसदों को कहते हैं कि सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाए, और उसके लिए आपने भी बोला प्रगति की मीटिंग करते हैं, वो रिव्यू भी करते हैं। मेरा सवाल यह है कि जी न्यूज ने एक सर्वे किया है, कई राज्यों में सर्वे किया, कई सांसदों के क्षेत्रों में सर्वे किया, और उसमें ये पाया गया है कि गांव के कई लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी। सवाल यह है कि क्या लग रहा है कि आपके जनप्रतिनिधि उन योजनाओं को ठीक ढंग से पहुंचा नहीं पाए हैं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई या उनको कोई इंस्ट्रक्शन देंगे आप? अरे भैया, मीडिया का भी तो दायित्व है, आप दिखाओ जरा, रोज एक एक योजना अपने आप पहुंच जाएगी। सिर्फ जनप्रतिनिधियों पर देश का विकास क्यों छोड़ रहे हो? मीडिया का दायित्व नहीं है क्या? यहाँ बैठे हो सब लोग तय कर लिए एक अच्छी योजना रोज एक बार टीवी पर दिखानी है, तो अपने आप पॉपुलर हो जाएगी। हम तो कर ही रहे, आप भी करो। नहीं, हर जी टीवी हर रोज एक योजना टीवी पर दिखाए, देश के भले के लिए। मोदी का चेहरा मत लगाइए, मगर देश के भले के लिए तो दिखाइए। वेंकट जी, मैं टीवी के बाद प्रिंट में भी जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ वेंकट जी। Amit ji, Vanakkam, Venkat Raman from ETV. जी वेंकट जी। Amit ji, you had a very good experience in the concluded 5 states election. BJP had a major breakthrough in Assam, and you got a break in Kerala. But unfortunately, why you could not get a breakthrough in Tamil Nadu? Now, then during the election campaign, you made allegation against Jayalalitha and her government. Now the elections are over. Parliament is, now the government is, functions are on, the parliament section is going to be there. How are you going to get support from Jayalalitha, bill like GST and other issues? देखिए, जहां तक जयललिता का सवाल है, हम तो हर एक पार्टी को अपील करते हैं कि देश के विकास के एजेंडे का समर्थन करें, और अब निर्णय जयललिता जी ने करना है। मैं तो आज सभी देश की सभी पार्टियों को कहता हूं कि भाई देश के विकास का जो एजेंडा है उसको पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आप सपोर्ट करिए, और उसमें हमें कोई अहम नहीं है, अहम नहीं है हमारे पास, ना अहंकार है। हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम जनता के विकास के लिए जो योजना है, जनता के विकास के लिए जो कार्य योजना है और विधेयक है, उसका आप समर्थन करिए। विभा जी त्रिभुवन से। नहीं, ऐसा मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। मैंने ऐसा कहा है क्योंकि पंजाब के अंदर हमारे बड़े भाई है, वो एक अलायंस में बड़ी पार्टी अकाली दल है, तो स्ट्रेटेजी बनाने में लीड उनको लेनी पड़ेगी, उन पर छोड़ दिया ऐसा मैंने नहीं कहा। और स्वाभाविक है, वो ज्यादा सीटें वो लड़ते हैं तो उन्हीं ने स्ट्रेटेजी बनाने में लीड देनी पड़ेगी, मगर दोनों पार्टियां इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ेगी और दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। लिज मैथ्यू पढ़िए आप बात। रवि जी, आप दोनों का एक कॉमन सवाल है, पूछिए। सर, रवीश तिवारी, इकोनॉमिक टाइम्स से। आपकी पार्टी के एक सांसद है राज्यसभा में, सुब्रमण्यम स्वामी, वो लगातार रिजर्व बैंक के गवर्नर पर के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको तत्काल सैक करने की बात कर रहे हैं। आपकी रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया साफ नहीं आई है। इवन आप लोगों के वैचारिक सहयोगी जो हैं एस गुरुमूर्ति जी ने भी सुब्रमण्यम स्वामी के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो पार्टी की क्या राय है रघुराम राजन के बारे में? नहीं, इस पर पार्टी ने राय देने की कोई जरूरत नहीं। सर, अभी आफ्टर द 5 state election, do you think that will make a huge difference in Rajya Sabha, especially in the wake of 2 parties like TMC and AIDMK have won huge majority in the respective assemblies? ना जी, अरुण जेटली जी और हमारे एक और मंत्री साथ में गए, बाबुल सुप्रियो, वो जनादेश का सम्मान करने के लिए गए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में जिसने भी चुनी हुई सरकार ने हमें निमंत्रण दिया, हम वहां जरूर गए। ये मैं मानता हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर में ये संघीय सरकार का दायित्व है। इट डजंट मीन कि हमने बंगाल में हमारा संघर्ष छोड़ दिया है। हम बंगाल में डटकर संघर्ष करने वाले हैं जब तक हमारी सरकार न बने। रामनारायण श्रीवास्तव हो गया। 1 मिनट आप तो सर, 1 मिनट प्लीज। हाँ, रामनारायण श्रीवास्तव।
भाजपा का, क्या भाजपा वहां पर बसपा को नहीं या उसको किस रूप में देगी, कितने महत्वपूर्ण मान रही बसपा को? अरे भाई, मैंने मेरा असेसमेंट कर दिया। मैं मानता हूं कि हम चुनाव जीतेंगे, स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेंगे और हमारी मुख्य स्पर्धा सपा के साथ। दादा आपका सवाल। क्या था? ना हमने सोचा था भाई, आपने नहीं सोचा था, हमें मालूम था ऐसा आएगा। 2-5 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, मगर अंदाज था। करेंगे, अभी डेट तय नहीं है। ब्रजेश जी। Sir, there's a call records from Dawood Ibrahim, who is India's most international designated terrorist, has been found on one of your MLAs, Eknath Khadse, in Mumbai. So Rajnath Singh has ordered a probe. What do you have to say on this particular charge? मुझे मालूम नहीं है गृह मंत्री जी ने प्रोब ऑर्डर की है या नहीं की है, मगर वहां की पुलिस ने कोई प्रोब कर इसका रिजल्ट आपके सामने रखा था। लास्ट में। हाँ, आप पूछिए। नहीं, आंशिक काबू नहीं है, आंशिक काबू नहीं है। देखिए, जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई कुछ चीजों में कभी कभी ऊपर गई है, इसमें दो राय नहीं है, मगर कुल मिलाकर महंगाई कंट्रोल में रही है और अगली सरकार से काफी कंट्रोल में रही है। ये हमारे लिए संतोष का विषय हो गया। बस भैया। हाँ। बोलते रहिए। नहीं, ये आप मुझे इतना सरल मत मानिए कि मैं प्रेस वार्ता में कैबिनेट की बात आपसे साझा कर लूंगा। वो पार्टी के फोरम में भैया इसकी चर्चा होती है, यहाँ थोड़ी। सतीश पीछे। हाँ, सतीश। नहीं, रोड मैप बना हुआ ही है। मैंने पहले ही कहा, आप मेरा सेंटेंस शायद समझे नहीं, कि रिफॉर्म और जन कल्याण दोनों के बीच में संतुलन चलाकर सरकार आगे बढ़ी है और हमें सफलता मिली। हमने रिफॉर्म्स भी किए हैं और जन कल्याण के सारे काम नीचे तक पहुंचाने का भी काम किया है। सतीश फिर राधिका जी। हाँ। जी, हमारा अलायंस बरोबर चलेगा और अच्छे से चल रहा है। राधिका जी, फिर आदित्य। अमित जी, मैं आपको उत्तर प्रदेश की ओर लेना चाहती हूँ। कल की रैली में राजनाथ जी और मोदी जी और ओम माथुर तीनों के भाषणों में विकास, गन्ने किसानों का समस्या उसी पे ट्रस्ट था, लेकिन आपके जो साथी हैं जैसे बजरंग दल या विहिप, वो बार बार जो मुद्दे डिविजिव आता है वो उठा रहे हैं। तो ये बैलेंस आप कैसे रखेंगे ताकि आपका फोकस? राधिका जी, आप सरकार को सुनिए, बस बाकी सब ठीक हो जाएगा। सरकार जो कह रही वो सुनिए। आदित्य। Aditi from Times Now. So, ये जो आप लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई है that the ministers, the MPs and the MLAs will go to the rural sector, they will meet and reach out to the poor and people on the ground. So, do you think that this is an attempt by the government to change the perception, because the opposition has given you an image of suit boot ki sarkar, a government which favors the bureaucracy, a government which favors the urban sector. So, do you feel that this... नहीं, इसको इसके साथ मत जोड़िए। ये टिप्पणियों का इतना महत्व ही नहीं है। जहां जहां हमारी सरकार है, हर बार भाजपा की हर सरकार लोगों के पास अपना हिसाब देने के लिए जाती है। हिमांशु जी, अमर उजाला से। ना अभी तय नहीं हुआ है भैया। अखिलेश जी। बीजेपी लगातार दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती रही, लोकसभा चुनाव में हमने देखा भी।
लेकिन क्या वजह है कि सरकार में भी दलितों को ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिए गए हैं, आपके संगठन में भी जो है दलितों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई है? और दूसरी बात यह है, पहले मैं कह दूं, पूरे देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पार्लियामेंट्री बोर्ड में दलित बैठा है, सिर्फ भाजपा में बैठा है। आपका पहले रिकॉर्ड क्लियर कर लो जरा। और सरकार में भी, सरकार के अहम मंत्रालय दलितों के पास है। मानव संसाधन विकास में दलित एमओ है। दूसरा सवाल यह था कि जो विवादास्पद मुद्दे जिनको हम कहते हैं, समान नागरिक संहिता, राम मंदिर, धारा 370, इन मुद्दों का क्या हुआ? 2 साल में क्या सरकार ने कोई कदम बढ़ाया है इनके ऊपर? नहीं, देखिए, ये हमारे चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है और घोषणा पत्र में ये भी स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से इसका निराकरण आएगा। आप थोड़ा ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। संजय शर्मा जी, भैया, हर सब्जी का भाव यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता। कई बार ऐसा हो जाता है। इसका भी स्थायी समस्या का समाधान ई मंडी के अंदर है। एक प्रयास चल रहा है, इसको भी एड्रेस करना। निस्तुला, हाँ, फिर अमित, फिर दीपक जी। रोहित वेमुला, एक दलित कॉल का सुसाइड हुआ, जो काफी सवाल उठाए थे आपकी पार्टी के ऊपर भी और राघवन के ऊपर भी। आपको क्या लगता है कि उन कंट्रोवर्सीज पर आप लोगों ने अब एक विराम डाल दिया है, और क्या मैसेज आप? नहीं, जनता ने डाल दिया है ना। मैंडेट कंट्रोवर्सी के बाद का है, और कंट्रोवर्सी उठाने वाले कहीं पर नहीं है। दीपक जी, जिन्होंने कंट्रोवर्सी उठाई थी, चाहे रोहित वेमुला की हो, चाहे जेएनयू की हो, वो कहीं नहीं है। अमित जी, विकास की बात आपने कही है। 33 करोड़ लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और फार्मर सुसाइड करते जा रहे हैं। इसमें कोई ये नई बात नहीं हो रही है। बस ये बेईमानी नहीं लगती विकास की बात, जब 33 करोड़ लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है? नहीं, एक और देश में भीषण अकाल है भैया। एक सेंटेंस आप जो बोल रहे हैं, इसके पहले पानी का जो मूल सोर्स है वो बारिश होती है आज भी देश में और दुनिया में। भीषण अकाल के कारण स्थिति उत्पन्न नहीं, आप नहीं सोचते इसके लिए एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए, फोकस वे में इसको? बारिश कहाँ से लाएगा सेशन? बारिश नहीं तो बारिश के बगैर पानी कहाँ से पानी आएगा? को रिचार्ज करना बहुत विचार कर ही रहे हैं हम। नहीं भैया, अभी चर्चा नहीं हुई है हमारी। एक चैनल एक है। हेलो, वो ठीक है, मुझे मालूम नहीं स्टेट यूनिट ने क्या कहा है, मगर चिंता व्यक्त करना कोई बुरी बात नहीं है। अमित भाई, मैं भी अमित ही हूँ। अमित भाई, छोटे भाई की उत्तर प्रदेश, अब तो फोकस आप लोग का उत्तर प्रदेश होगा, तो क्या वहाँ पर छोटी छोटी पार्टियों से क्या गठबंधन करने का आप लोग के प्लान है? और दूसरी बात, पार्टी सोच रही है। सर, दूसरे सवाल की जो फेरबदल की बात हो रही है, पार्टी फोरम पे होगा, लेकिन क्या फेरबदल परफॉर्मेंस और जो चुनावी राज्य उसके आधार पर होंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से जब भी फेरबदल होते हैं, इसमें पॉलिटिकल सिचुएशन भी सोच करने का एक डायमेंशन तो होता ही है। मैडम, हाँ। अमित जी, जैसे असम इलेक्शन में सदानंद सोनोवाल को पहले से कैंडिडेट डिक्लेयर करने से आप लोगों का फायदा हुआ, तो इस तरह उत्तर प्रदेश में भी आप लोग इलेक्शन से पहले कोई अपने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर? कोई एक बात से इलेक्शन कभी नहीं जीता जा सकता। नहीं, लेकिन क्या बहुत सारी चीजें होती है इलेक्शन जीतने में। उत्तर प्रदेश में क्या डिक्लेयर करेंगे आप इलेक्शन से पहले? अभी कहीं नहीं। मैडम, आपका मैंने कह दिया ना, इसको सोचेंगे अभी। मैडम, आप पूछिए। मैडम, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। Like BJP is playing a communal card to polarize the vote bank in Uttar Pradesh. What do you want to say about it? मुझे तो मालूम नहीं किस आधार पर ये कह रहे हैं। बजरंग दल बीजेपी नहीं है ना। Mr. Shah, this is Payal here from NewsX. You have an ally in Shiv Sena in Maharashtra. On a daily basis, they are constantly attacking the BJP, also the Prime Minister, including the fact that they question whether the Prime Minister was interested in India. एनडीए में डेमोक्रेसी है।
नवरत्न चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।